नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में रेशम कृषि मेला सह मेरा रेशम मेरा अभिमान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ रेशम उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन लक्ष्य इसे पहले पायदान पर लाना है। उन्होंने जिला खनिज संस्थान न्यास से रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में पोस्टर विमोचन, आधुनिक मशीनों की जानकारी और स्टॉल अवलोकन किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम करने की दिशा में बड़ा कदम है। वहीं उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 1000 रुपए दिए जाने का भी उल्लेख किया है। फिलहाल इस अवसर पर विधायकगण, कलेक्टर, वैज्ञानिक, अधिकारी, बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। प्रदेश में बढ़ रहे ऑनलाइन ठगी के मामले को लेकर एसबीआई का जागरूकता रथ आज सक्ती जिला पहुंचा, जहां नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को ऑनलाइन ठगी के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं इस अभियान में एसबीआई के अधिकारी के साथ में पुलिस विभाग के अधिकारी और स्थानीय व्यापारी संघ ने भी भाग लिया है और साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि साइबर ठगी से बचने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देश पर यह जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि किसी भी अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे तुरंत अपने खाते से संबंधित कोई भी जानकारी साझा न करें। अगर किसी के साथ ठगी भी हो जाती है तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें और तुरंत इसकी जानकारी दें। छत्तीसगढ़ शासन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पुलिस विभाग के द्वारा साइबर सतर्कता जो रथ है उसका छत्तीसगढ़ में सभी जगह अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी संचालित करते हुए विभिन्न जो साइबर फ्रॉड के माध्यम है जिससे अपराध घटित हो रहे हैं उसको रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जैसे लोगों को बताया जा रहा है कि आप स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं, कोई एपीके फाइल जो अनावश्यक हो उस पर आप ना जुड़े, उस पर टच ना करें, कोई लिंक अनजान हो उस पर आप टच ना करें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो किसी के साथ साझा ना करें। जैसे कोई टेलीग्राम ग्रुप है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग लालच के तौर पर या फिर अनावश्यक जल्दबाजी में पैसे कमाने के चक्कर में जो जुड़ जाते हैं, ये सब चीजों से रोकथाम के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये प्रथम चरण है। इसके साथ साथ जैसे भी जो भी घटनाएं होती है इससे बचाव के लिए 1930 जो हेल्पलाइन है उसको खासकर हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं ताकि कोई भी गूगल लिंक के माध्यम से कोई टोल फ्री नंबर अनावश्यक सर्च ना करके कोई फ्रॉड का शिकार ना हो। इस प्रकार से विभिन्न जितनी भी घटनाएं हुई है इस जिले में चाहे प्रदेश भर में जो भी हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसको लोगों के मध्य उदाहरण के तौर पर एक केस स्टडी प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। जैसे अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, पुलिस विभाग और हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी समाज में हम लोग एक साइबर सिक्योरिटी जो हो रहे हैं, जो साइबर अपराध बढ़ रहे हैं उसके बारे में सबको अवगत जागरूक करा रहे हैं और इससे कैसे बचा जा सके इन सब का हम लोग जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जैसे डिजिटली हर जगह फ्रॉड बढ़ रहे हैं और हर 10 में से एक बंदा इसका शिकार हो रहा है। तो आज के दिन में ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी जनता को, सभी ग्राहक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर उनके साथ कभी भी ऐसा कोई भी फ्रॉड हो जाता है तो आपको घबराना नहीं है। 1930 एक नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप उसमें कॉल कीजिए और आपके साथ जो भी ठगी हुई है या जो भी साइबर क्राइम हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। इससे सभी को अवगत कराना है, सभी को जागरूक करना है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो ये हम लोग इससे
इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसी के साथ मान लो फ्रॉड काम हो जाएगा। आप ब्रांच में जाके भी इसका कंप्लेंट कर सकते हैं, बट ये जो 1930 हेल्पलाइन नंबर है, आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपको हेल्प हो जाएगा। आप इसमें बस कॉल करके अपने जो भी आपके साथ घटित हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दीजिए। इससे बहुत ही क्विक सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर आपको तुरंत पता नहीं चलता है, अगर कुछ टाइम भी पता चलता है, फिर भी आपको 1930 में कॉल करना है। अगर आपके अकाउंट से कभी पैसा कट गया है और वो दूसरे अकाउंट में चला गया है, तो जैसे ही आप उस पर कॉल करेंगे तो जिस अकाउंट में पैसा गया वहां पे होल्ड लग जाता है और रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप जितनी जल्दी से जल्दी आप कॉल करके सूचना देंगे, उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय अपनी 8 दिन के जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा से वापस रायपुर लौटे हैं और यात्रा से लौटे सीएम साय का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कर्मा और पंथी नृत्यों से पूरा एयरपोर्ट परिसर लगभग 1 घंटे तक सराबोर रहा। लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। सीएम साय की लोकप्रियता और उनके विदेश दौरे की सफलता को खुद ही बयान कर दिया है और इस मौके पर सीएम साय ने लोगों को संबोधित किया और साथ ही भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सीएम साय ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही देशों में बड़ा भारतीय समुदाय बसा हुआ है और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग भी वहां पर व्यापारिक कार्यों में लगे हुए हैं और उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ और ये लगा कि हम परदेश में नहीं हैं। और साथ ही सीएम साय ने यह भी कहा कि हमारे उद्यमी, हमारे कारोबारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत भूमि का नाम हर तरफ रोशन कर रहे हैं। सीएम साय ने यह भी कहा कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ में विदेशी निवेश और विकास के रास्ते खुलेंगे। जापान और साउथ कोरिया के 8 दिवसीय सफल विदेश यात्रा के बाद आज छत्तीसगढ़ वापसी हुई है और एयरपोर्ट में आज हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, हमारे मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के सभी वरिष्ठ जन, निगम मंडल के अध्यक्षगण और रायपुर जिला और रायपुर ग्रामीण जिला और प्रदेश भर के देवतुल्य कार्यकर्ता यहां पर अभूतपूर्व स्वागत किए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। और ये जो 22 अगस्त से 29 अगस्त तक जापान और दक्षिण कोरिया की 8 दिनों की यात्रा थी, ये बहुत ही यात्रा सफल रही। इसमें टोक्यो, ओसाका और सोल, जिसको सियोल भी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, तो इन शहरों में जाने का अवसर और सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो भी जापान की यात्रा पर हैं और वो जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो विश्व में हर जगह भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा है। मैं पहले भी विदेश गया हूं, लेकिन इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो विदेशों में भारतीयों का सम्मान है वो पहले कभी नहीं रहा। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है और ये दौरा माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें जापान के साथ में जो एमओयू हुआ है, आने वाले 10 साल में करीब 6 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है, जिससे हमारे देश और छत्तीसगढ़ को भी लाभ होने वाला है और छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश और विकास को भी एक नया ऊर्जा देगा। और हमारा ये जो जापान और साउथ कोरिया का जो यात्रा है, ये सीधे सीधे छत्तीसगढ़ को जोड़ने का इसमें काम हुआ है। इसमें ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ का
ये इन्वेस्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में, जिससे विकास को भी, मतलब उद्योग को भी विकास मिलेगा और हमारे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसी तरह से वहां की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एनटीटी है, जेट्रो है, केआईटीए है, मोराबू, फसीन, एटीसीए और यूनिकोरल जैसी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इनके साथ भी हम लोग की मुलाकात हुई, ये चर्चा हुई है। और आईटी, सेमीकंडक्टर, क्लाउड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक और स्किल ट्रेनिंग, इन क्षेत्रों पर इन संस्थाओं से चर्चा हुई है। तो इस क्षेत्र में इनका भी सहयोग हमारे छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। कोरिया में बहुत इंटरेस्टेड हैं हमारी नई उद्योग नीति और हमारे छत्तीसगढ़ के विषय में जो जानकारी उनको दिए, उससे बहुत इंटरेस्टेड हैं और आने वाले समय में ये भारी निवेश आएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बहुत ही जल्दी ये लोग हमारे भारत धरती में आने वाले हैं और हम लोग को दिखेगा। बहुत फायदेमंद होगा। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं और हम लोग भी सहयोगी होते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये दोनों भिलाई नगर पालिका निगम महापौर नीरज पाल, महापौर परिषद सदस्य और पार्षद और अधिकारियों के साथ बीते दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की स्वच्छता देखने गए थे, जहां उन्होंने प्रशिक्षण और निरीक्षण किया है, जिसके बाद अब भिलाई निगम को इंदौर की तर्ज पर स्वच्छ बनाने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही महापौर सहित सभी पार्षद ने इंदौर शहर के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और होम कंपोस्टिंग का प्लान बनाया है। दरअसल आपको बताते चले कि भिलाई में भी करने का निर्णय लिया गया है और महापौर ने बताया कि इंदौर में कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ी का समय सारणी और रूट निश्चित है। रूट और समय के अनुसार ही गाड़ियों का संचालन होता है। सभी गार्बेज वाहनों की मॉनिटरिंग आईसीसीसी कंट्रोल रूम से होती है और इंदौर के ज्यादातर घरों में घर से निकले हुए कचरे का उपयोग घर में ही खाद बनाने में किया जाता है। बापर चौराहा में डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन देखा गया। इंदौर के रहने वाले अपने ही घर के कचरे को 6 प्रकार से अलग अलग करके नगर निगम की गाड़ी में डालते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं लगातार लंबे समय से नगर निगम में हूं। सरकारें और आती और जाती है, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकता शहर के हर आम आदमी को, हर नागरिक को उसकी मूलभूत सुविधा जो सुविधा हमको देनी है वो उपलब्ध कराना रहता है और यही मंशा सभी पार्षदों की रहती है, चाहे वो किसी दल के। भिलाई को इंदौर आप बनाना चाह रहे हो, स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए साधन संसाधन की जरूरत पड़ेगी। फंड लेने मुख्यमंत्री के पास कब जा रहे हैं या 2025 का जो बजट है भिलाई नगर निगम का वो पर्याप्त है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ, मैं इंदौर नहीं बनाने जा रहा हूँ। मैं तो इंदौर से बेहतर बनाने की सोच रहा हूँ। इंदौर नहीं बनाना, इंदौर से बेहतर बनाना है। वो तभी बन पाएगा। बजट पर्याप्त, बजट तो बात की बात है। पहले उसके लिए हमको अपने शहर के लोगों को उनकी जिम्मेदारी तय करवानी है, उनको जागरूक करना है। ये शहर तभी बन सकता है। बजट से हमारा शहर प्रथम स्थान पर या रैंकिंग में आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक के लोग जागरूक नहीं होंगे। लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि हमको अपने शहर को सुंदर रखना है और स्वच्छ रखना है, तब तक ये संभव नहीं है। बजट तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उसमें हिस्सा है, लेकिन वो बात की बात है। पहले तो जो हमारा पहला काम है उसको हम लोग करें। ये सब बातें तो शासन से निश्चित रूप से मिलेगी। भिलाई की जनता को ये शहर कब तक स्वच्छता दिखे? चुनाव होते रहते हैं। चुनाव कोई मायने नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है कि चुनाव के पहले क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि जो काम हमको मिला है उस काम को हम जितनी जिम्मेदारी से करें और जितना जल्दी करें उतना बेहतर है। जितनी जल्दी हमारा शहर साफ होगा, स्वच्छ होगा, यहाँ के हर नागरिक के साथ मुझे भी खुशी होगी।
कब तक मिलेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम लोग तो इंदौर गए थे आप लोग, आपकी पूरी टीम इंदौर गई थी, कौन सा काम ऐसा था जिसको आप त्वरित रूप से भिलाई शहर में शुरू कर? देखिए, पहली प्राथमिकता हम लोगों को अपने शहर के प्रति जिम्मेदारी, स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर अपने जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। जब तक के शहर का हर नागरिक जागरूक नहीं होगा, अकेले नगर निगम शहर को साफ कर पाए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो लोगों को अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तब ये शहर साफ हो पाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता है कि जो डोर टू डोर कचरा जो हम कलेक्ट करते हैं, उस कचरे को अलग से, सूखे को अलग दे और गीले को अलग दे। तभी ये संभव है कि उस कचरे को जब तक के वो पृथक करके नहीं देगा, तब तक के बहुत समय लगेगा हमको अपने शहर को साफ करने में। इसकी के माध्यम से कितना बदल सकता है शहर? देखिए, जो कंट्रोल रूम वहाँ पे है, जिसका उल्लेख आप कर रहे हैं, उसमें एक बहुत अच्छा सिस्टम है। बहुत एक अच्छा सिस्टम है कि वहाँ के जो हर वार्ड के डोर टू डोर कलेक्शन का जो रूट मैप है, वो उसमें दिखाया जाता है। और अगर कोई घर पे समय पे नहीं पहुंच रहा है कोई गाड़ी, तो उसको घर पे पहुंचने के लिए उस कंट्रोल रूम से डायरेक्शन दिया जाता है कि आप वहां तत्काल पहुंचा, आज आपका समय वहां था, आपने पिछला पॉइंट छोड़ दिया। वो एक मॉनिटरिंग का सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। उसको भी हम लोग धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। इंदौर घूम के आए हैं, भिलाई को आप स्वच्छता रैंकिंग नंबर 1 लाना चाहते हैं, किस तरह की आप लोग की तैयारी होगी और आज से आप लोग शुरू कर रहे हैं तो क्या क्या चीज उसमें नया देखने को? देखिए, सफाई एक हमेशा होने वाली प्रक्रिया है। सफाई आज शुरू कर रहे हैं ऐसा नहीं है बोलने का। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कोई कहीं से कुछ सीख कर आए हैं, तो जो काम हम कर रहे हैं, अगर हमको शासन किसी चीज को सीखने के लिए भेज रहा है, कोई विषय को पढ़ने के लिए भेज रहा है, तो अगर उससे हम अपने शहर को वो चीज का इम्प्लीमेंट करके क्या बेहतर कर सकते हैं। सफाई तो अभी भी होती है और लगातार वर्षों से हो रही है, लेकिन उसको बेहतर हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास है। और मैं मानता हूं कि इंदौर का ये दौरा हमारे सभी साथी पार्षदों के साथ जो हम लोगों ने किया, निश्चित रूप से शहर के लिए वो प्रभावशाली है। हमेशा से बात होती रही है कि प्रोसेसिंग प्लांट की बात होती रही है, जिसके कारण भिलाई 7वें नंबर पे आ गया। एक समय पे 3 नंबर पे भी था, लेकिन अब 7वें नंबर, अब धीरे धीरे उसका साथ गिर रहा है। क्या वजह मानते हैं? आज जो रैंकिंग हमारी 7वीं आई है, 3 लाख से 10 लाख की आबादी में देश में 7वां स्थान, ये अभी तक की हमारी बेस्ट रैंकिंग है। जो तीसरा स्थान है वो प्रदेश में, 7वां जो फर्स्ट 3 में है, फर्स्ट तीसरे स्थान पर मिले। लेकिन देश में 4,500 लगभग जो निकाय है, उसमें 3 लाख से 10 लाख की आबादी में हमारे शहर को 7वीं प्राथमिक रैंकिंग मिली है, जो हमारे लिए संतोषजनक है। इसको और बेहतर करने की जरूरत है। और इसके बाद जब ये 7वीं रैंकिंग आई और माननीय मुख्यमंत्री जी, नगरीय निकाय मंत्री के द्वारा हमको हमारे नगर निगम को पुरस्कृत किया गया, तो हमारे सभी पार्षद साथियों का ये एक उत्साहवर्धन भी था। और हम लोगों को एक कोशिश थी कि अगर हम 7वें पे आ सकते हैं तो और भी ऊपर आ सकते हैं। शहर सरकार की बात करें, भिलाई निगम की बात करें, तो कांग्रेस गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विश्वेश्वर पटेल दुर्ग के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां गौ सेवकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है और साथ ही कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने गोधन योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत गौ सेवक रखे जाएंगे और उनका मानदेय कलेक्टर दर पर निश्चित होगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगातार हम गौ माता के संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं। साथ ही सरकार के द्वार पर ही इस प्रकार के लगातार कार्य किए जा रहे हैं। लोगों से भी अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता को भी जागरूकता पूर्वक गौ माता की सेवा और संरक्षण करना चाहिए। एक स्वयंसेवी संस्था स्टरलाइट फाउंडेशन और चतुर्भुज संस्था के द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को जो छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ और उसमें युवाओं का भागीदारी, सामाजिक संस्थाओं का, इस पर सेमिनार था, उसी में शामिल हुआ था। सरकार बने 20 माह हो चुका है और अब तक सड़कों पे गाय दिख रही है, एक्सीडेंट में गाय भी मर रही है, लोग भी मर रहे हैं। कब हम गाय मुक्त सड़क देख पाएंगे? इसके लिए अभी सरकार ने गोधान योजना शुरू की है और मूर्त रूप में बहुत जल्दी आ जाएगी, तो ये सब समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, आयोग के आप अध्यक्ष हैं,
लगातार देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ अब बीफ एक्सपोर्ट के लिए भी उनका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में काफी मात्रा में छत्तीसगढ़ से भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो नहीं नहीं क्या नहीं, नहीं यहाँ से नहीं हो रहा है। गौ तस्करी के लिए किस प्रकार के उपाय अपना रहे हैं? गौ तस्करी के लिए हमने सभी जगह एक हर जिले में नोडल अधिकारी बना है पुलिस विभाग में, और जहाँ भी सूचना मिलती है उसको व्यवस्थित करते हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है और मैं आयोग में भी इस विषय को रखा हूँ, उसके माध्यम से उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। गाय बाहर नहीं रहेगी, किसी न किसी संरक्षण में रहेगी, अभिरक्षा में रहेगी, तो गाय तस्कर के पास जाएगा ही नहीं। उस बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में सभी गायें किसी न किसी इसमें आश्रय में रहेगी, गोधाम में, किसी किसान के पास में। तो इस दिशा में सरकार जो है बहुत गंभीरता से चिंतन कर रही है। बिलासपुर में एक महिला अपने घर में ही बीफ काट के उसको बेच रही है, गरियाबंद में भी ऐसे मामले आए हैं, तो इसको लेके उस पर कार्यवाही बिलासपुर नहीं तखतपुर है, बिलासपुर जिले बिलासपुर का तखतपुर का है, उससे संज्ञान में आया था, उसको तो अंदर कर दिए हैं। और ऐसा क्या है कि यहाँ पर कई प्रकार से जो विघ्न संतोषियां समाज में विघ्न पैदा करना चाहते हैं, समाज में कहीं न कहीं वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, ऐसे जो है वो उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। इस पर भी कड़ा नियंत्रण हो रहा है। गाय को हम राष्ट्र माता मानते हैं। देखिए, गाय जो है जीवन काल में किसान को 30 लाख से अधिक इनकम, जो दूध नहीं देती वो गाय दे सकती है, मरने के बाद 1 लाख तक का होता है। गो में अवश्य लक्ष्मी, गोबर, गो और बर माने गाय का वरदान है गोबर। ऐसा जो है गोबर में एंटी रेडिएशन है। आपके मोबाइल जो है इसका रेडिएशन दूर करना है, मेरे मोबाइल में लगा है 1 ग्राम गोबर में इसका रेडिएशन आप इसमें नापेंगे तो मेरे में कम मिलेगा, पूरा तो समाप्त नहीं होगा। तो ऐसा जो गाय है, आज धरती माता जो है वो हो गई है, बीमार हो गई है, उससे उत्पन्न अन्न जो है विषयुक्त स्लो पॉइजन हो रहा है, उसको हम खा रहे हैं। कैंसर, अस्थमा, दमा सब प्रकार की बीमारियां हो रही है, उससे भी मुक्ति पाना है तो गोबर गोमूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। गाय दूध नहीं देती, बैल दूध नहीं देता, और बैल रहने कुछ उपयोगी नहीं है, बैल तो दूध नहीं देगा, मैंने बैल जो है उपयोगी नहीं है ऐसा करके छोड़ देते हैं। और तो उसका गोबर गोमूत्र तो उपयोगी है। एक दिन में सामान्य गाय जो है कोसली नस्ल की 10 किलो गोबर और 7-8 लीटर गोमूत्र देती है, तो उसका तो उपयोग करने, तो इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। प्रत्येक गोधाम को प्रशिक्षण केंद्र को विकसित किया जाएगा। हमारे पास मास्टर ट्रेनर अभी 138 तैयार हैं और 450 पहले मेरे कार्यकाल में योजना चली थी, उसमें भी तैयार हुए हैं। सबके माध्यम से हम प्रशिक्षण दे करके और जन जागृति अभियान, अभी 100 वो ग्राम जन यात्रा निकली थी गर्मी में, आपको ध्यान में रहा होगा, उसके माध्यम से जन जागृति करके सरकार के माध्यम से सब कार्य होना संभव ही नहीं है बिना जन, मेरे व्यक्तिगत मानना है, जब तक के जन सहयोग नहीं होगा, जन भागीदारी नहीं होगी, तो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। गोधाम योजना कब तक मूर्त रूप में सामने आएगी? वो अतिशीघ्र प्रक्रिया में है। आज ही मैं कहा कि तत्काल अभी डॉक्टर को आपके सामने बुलाया था, कल विज्ञापन और जारी कर देंगे। 7-8 दिन में स्वयंसेवी संस्था का आवेदन आ जाएगा, 60 नोट करके फिर चयन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भिलाई के सुपेला थाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा और बीजेपी पार्षदों ने थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल आपको बताते चलें कि पिछले दिनों बिहार के दरभंगा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनसभा की थी और जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के प्रति अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया जा रहा है और जिसका वीडियो भी अब सामने आया था, जिसके विरोध में कार्रवाई की मांग की गई है। बीजापुर जिले में 24 अगस्त को नाव पलटने से इंद्रावती नदी में डूबी 2 छात्राओं के शव आज बरामद कर लिए गए हैं। बाढ़ बचाव टीमों ने लगातार खोज और रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद में शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। इंद्रावती नदी के नीलगोंडा घाट पर नाव का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ।
घटना के बाद पुलिस, एसडीआरएफ और नगर सेना की टीमों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। तेज बहाव के बावजूद रेस्क्यू दलों ने अभियान जारी रखा और आज दोनों शवों को बाहर निकाला गया। सूचना मिला था कि नीलगढ़ घाट में लकड़ी में नाव में पार करते हुए 2 बच्चे पलटने से बह गए थे। तो सूचना के माध्यम से हमारे बाल बच्चा टीम वहां आई और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किए। उस दिन शाम तक ढूंढे, नहीं मिल पाया। जब दूसरा दिन फिर सुबह आए तो पानी का जलस्तर, नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण हमको बॉडी ढूंढने में बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर उसी वक्त और सूचना मिला कि मरकापल टापू में जिंदा व्यक्ति फंसा हुआ है। तो हम लोग वहाँ बॉडी ढूंढने को छोड़ के जो जिंदा व्यक्ति था उसको रेस्क्यू करने के लिए आए, उसको टापू से निकाले, सुरक्षित स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम को सौंप दिए। उसके बाद से लगातार हमारे बाल बच्चा टीम तो बॉडी को सर्च करने में लगे थे। आज दोनों बॉडी को एक मरकापल घाट में और एक मंगलर घाट में दोनों बॉडी को निकाल के उनके परिजनों को सौंप दिए। सर, हमारे बाल बच्चा टीम है, ये हर जिला में बाल बच्चा टीम नगर सेना का है। तो हमको हमारा अधिकारी हम लोग को जिम्मेदारी दिया गया है कि जहां भी बाढ़ आता है उस क्षेत्र में जाके लोगों को रेस्क्यू करना, जान माल का रेस्क्यू करना, और ज्यादा नदी नाले उफान पर होते हैं तो लोगों को पार होने से रोकना, ये सब हमारे विभाग के अधिकारी हमको बताते हैं। और हमारे बाल बच्चा जो टीम है ये हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं, किसी जगह में किसी भी समय पे जाने के लिए अब जाते हैं और कार्य करते हैं। सर, हम लोग अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले ही बताया गया था कि आपका ड्यूटी है, उस ड्यूटी को आपको अपने कर्तव्य के हिसाब से अपने जान माल को ना देखते हुए दूसरों को जान माल की रक्षा करना, दूसरों को जान बचाना, ऐसा करके हमको ट्रेनिंग दिया गया है। इसलिए हम अपना जान को परवाह किए बिना लोग जहां फंसे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।